श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है भाग्यवान होने के योग जन्म पत्रिका में किस प्रकार से देखे जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जब इस धरा पर जन्म लेता है तो वह अपनी पूर्व कर्मों का प्रारब्ध लेकर अवतरित होता है। उन कर्मों का भोग प्राप्त करने के लिए सुख के रूप में या दुख के रूप में जन्म लेता है। कुछ व्यक्ति स्वभावतः ही जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं। एक ऐसे घर परिवार में जन्म लेते हैं जहां उन्हें किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता है। कुछ व्यक्ति बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लेते हैं और अपनी क्षमता और अपनी योग्यता और अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़कर स्वयं इतिहास का निर्माण करते हैं और अपने भाग्य को खड़ा करते हैं। तो वास्तव में तो वही लोग भाग्यशाली होते हैं जो अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं और अपने भाग्य के निर्माण में जिनका स्वयं का योगदान होता है। केवल जन्म के आधार पर भाग्यशाली होना यह उनके प्रारब्ध का फल है, उनके कर्मों का फल है। लेकिन जो व्यक्ति शून्य से शिखर तक और फर्श से अर्श तक का सफ़र तय करता है, इतिहास उन्हीं को स्मरण करता है और वही लोग दूसरे लोगों के मार्गदर्शक बनते हैं, उन्हीं का लोग अनुसरण करते हैं। तो आज की कक्षा में कुछ ऐसे ही योगों पर विचार किया जाएगा जो जातक को भाग्यशाली बनाते हैं और जिनके आधार पर जातक अपनी भाग्य का निर्माण करने में सफलता हासिल कर लेता है जब भी उसे ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और शुभ गोचर का प्रभाव प्राप्त होता है। एक व्यक्ति पहले ही प्रयास में सिविल सर्विस को पार कर लेता है, लेकिन अगले प्रयास में वह अपनी रैंकिंग बढ़ाना चाहता है लेकिन प्री एग्जाम को भी पास नहीं कर पाता है। तो उस समय उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा होता है, क्योंकि जब तक भाग्य साथ नहीं देता है अच्छे अच्छे किए गए पुरुषार्थ और प्रयास भी सफल नहीं हो पाते हैं। और जब भाग्य साथ देता है तो अल्प प्रयासों से भी जातक को सफलता प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ योग आपके सामने आज प्रस्तुत हैं कि जो जातक को जन्म पत्रिका में भाग्यवान होने की स्थिति को दर्शा देते हैं। आप सभी जानते हैं कि भाग्य का स्थान नवम है और प्राप्ति करने का स्थान लगन का है, जो निध का स्थान है। ज्योतिष ग्रंथों में अनेक योग इस प्रकार के बताए गए हैं। अनेकों राजयोग, अनेकों धन योग बताए गए हैं जिनके आधार पर जातक सफलता प्राप्त करता है। लेकिन क्योंकि नवम भाव भाग्य का है, दसम भाव कर्म का है और नवम भाव दसम भाव से 12वां है, यानी अल्प कर्म के बाद भी या बिना कर्म के बाद भी जातक को यदि भाग्य प्राप्त होता है तो वह भाग्यशाली है। लेकिन जो कर्मों के आधार पर यानी दसम भाव के प्रबल होने पर, अपने कर्मों के आधार पर स्वयं को भाग्य की उपलब्धि प्राप्त कराता है, तो इसमें दसम भाव का भी योगदान होना चाहिए। और लग्न क्योंकि प्राप्ति स्थान है, लग्न को प्राप्त होता है, जातक को प्राप्त होना है, लग्न का बलवान होना चाहिए। नवम भाव में और लग्न के स्वामी में कहीं ना कहीं संबंध स्थापित होना चाहिए। तो ऐसे कुछ योग जो आपके सामने प्रस्तुत हैं कि धनेश लाभ भाव में हो और दशमेश की उस पर युति हो या दशमेश उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता हो दृष्टि के द्वारा, तो ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। लाभ भाव का स्वामी नवम भाव में हो, उस पर भी दशमेश की युति या दृष्टि का प्रभाव हो, तो जातक अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण कर भाग्यशाली बनता है। नवम भाव का स्वामी धन स्थान में हो या लाभ स्थान में हो और वह भी दशमेश से युति या दृष्टि बनाकर बैठा हो, या इसी प्रकार से धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी युति बनाकर या अलग अलग बैठे हो नवम भाव में, तो भी ऐसी संभावनाएं प्रबल होती हैं। द्वितीय भाव का स्वामी लाभ स्थान में हो, लाभ भाव का स्वामी नवम स्थान में हो और नवम भाव का स्वामी धन स्थान में हो, और इनमें से किसी भी ग्रह से, एक से, दो से या तीनों से दशमेश का युति या दृष्टि के द्वारा संबंध निर्माण हो रहा हो, तो जातक परम भाग्यशाली होता है। अपने कर्मों के आधार पर
अपनी मेहनत के आधार पर वह स्वयं अपनी भाग्य का निर्माण कर लेता है। बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी वह शिखर तक पहुंच जाता है। नवम स्थान से युति या दृष्टि के द्वारा बृहस्पति और शुक्र दोनों बलवान होकर संबंध बनाते हों और उनमें किसी प्रकार का युति या दृष्टि के द्वारा पाप प्रभाव ना हो, पाप प्रभाव से दोनों रहित हों, तो भी जातक को भाग्यशाली योग का निर्माण प्रदान करते हैं। इसमें नवम भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी यदि आपस में कहीं संबंध बनाकर केंद्र में त्रिकोण में बलवान होकर योग कारक होकर नीच भंग होते हुए या कुछ ऐसे ही पंच महापुरुष योग बनाते हुए बैठते हैं तो भी जातक को भाग्यशाली योग का निर्माण करते हैं। नवम भाव का स्वामी शुभ स्थान में हो यानी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, धन भाव में हो या लाभ भाव में हो, बृहस्पति और शुक्र के साथ बैठा हो या एक ग्रह उसके साथ हो और दूसरा उसे देखता हो या दोनों ग्रह अपनी संपूर्ण दृष्टि से नवम भाव के स्वामी को दृष्टि द्वारा देखते हों तो भी जातक भाग्यशाली योग प्राप्त करता है। नवम भाव के स्वामी नवमेश और धन भाव के स्वामी धनेश की युति यदि पंचम भाव में होती है तो क्योंकि द्वितीयेश अपने से चतुर्थ भाव में जाता है और जो पंचम भाव में उनकी युति होती है तो पंचम भाव में द्वितीयेश यानी द्वितीय भाव जो दसम भाव होता है और नवम भाव से नवम भाव में यानी भाग्य से भाग्य में जब ये युति होती है तो यह भी जातक को भाग्यशाली बनाती है। नवमेश और लग्नेश में स्थान परिवर्तन हो तो परम भाग्यशाली योग बनता है। लग्नेश का नवम में बैठना या नवमेश का लग्न में बैठना भी जातक को भाग्यशाली बना देता है। नवमेश और लग्नेश की नवम में युति हो या लग्न स्थान में युति बन रही हो और किसी तरह का पाप प्रभाव उन पर ना पड़ रहा हो तो भी जातक को भाग्यशाली योग का निर्माण होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के कुंडली में लग्नेश और भाग्येश में स्थान परिवर्तन था, जो बहुत उच्च स्तरीय बैरिस्टर बने, कीर्ति प्राप्त की और उनकी 3 पीढ़ियों में प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति जन्म लिए। इसी प्रकार वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके भी नवमेश और लग्नेश लग्न में विराजमान हैं और किसी प्रकार का कोई पाप प्रभाव उन पर नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार से नवम भाव, पंचम भाव और तृतीय भाव में स्थित होकर सभी ग्रह विराजमान हों तो क्योंकि या तो भाग्य में सभी ग्रह होंगे या भाग्य पर दृष्टि डालेंगे या भाग्य से भाग्य भाव में सभी ग्रह विराजमान होंगे तो ऐसे जातक को किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आने पर उसके द्वारा किए गए प्रयासों में उसे सफलता प्राप्त होती है और वह शून्य से शिखर की तरफ अग्रसर होता है और अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है, क्योंकि तृतीय भाव भी निज का है, पुरुषार्थ का है, पराक्रम का है। तो ऐसे व्यक्ति को सामान्य रूप से सेल्फ मेड पर्सन कहा जाता है कि वह व्यक्ति बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी की सहायता के अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर लेता है। नवम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी यदि धर्म कर्माधिपति योग केंद्र में त्रिकोण में बना रहे हों और कहीं ना कहीं लग्नेश से उनका संबंध बन रहा हो या लग्नेश भी बलवान होकर केंद्र में त्रिकोण में अपनी स्वराशि में या उच्च राशि में विराजमान हो तो ऐसा जातक भी अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर लेता है और भाग्यशाली योग बनाता है। भाग्यशाली योग के लिए एक विचार और भी आप कर सकते हैं कि जन्म पत्रिका के आधार पर अच्छे ग्रहों की दशा आने पर जातक को अवसर प्राप्त होते हैं और लगभग हर किसी को ईश्वर अवसर प्राप्त कराते हैं। लेकिन जो भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, जो भाग्यवान योग जिनकी कुंडली में होता है, वे उस अवसर को तुरंत उपलब्धि में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं और उस अवसर को परिवर्तित कर देते हैं अपनी उपलब्धि में। और जिनका भाग्य कहीं ना कहीं कमजोर होता है या जिनकी कुंडली में ऐसा योग नहीं होता है, वे अवसर प्राप्त होने पर भी उसे उपलब्धि में प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अवसर को गंवा देते हैं। तो उन्हें भाग्यशाली योग नहीं कह सकते, भले ही वह किसी भी भाग्यशाली परिवार में
बहुत ही उच्च कुलीन परिवार में पैदा हुए हों, यदि अवसरों को प्राप्त करके उन्हें उपलब्धि में परिवर्तन करने की क्षमता उनके पास नहीं है, तो समझ लीजिए कि उनके पास भाग्यशाली योग नहीं है। और एक सामान्य व्यक्ति को जब कोई अवसर प्राप्त होता है और वह उसे अपनी मेहनत के बल पर, अपनी वाक कौशल के बल पर, अपने संबंधों के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर उपलब्धि में परिवर्तित कर देता है और उस उपलब्धि को दीर्घकाल तक बनाए रखता है, तो वही व्यक्ति भाग्यशाली कहलाता है। उसी को इतिहास नमन करता है, इतिहास याद रखता है, और ऐसे ही लोग सामान्यतः इतिहास का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आप भाग्यशाली योग का विचार कर सकते हैं, क्योंकि जन्म लेना किसी भाग्यशाली परिवार में वह अलग योग है, लेकिन स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करना ही मेरे विचार से भाग्यशाली योग कहलाता है। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।